राज्यसभा टीवी का ये बेहद ख़ास प्रोग्राम है गुफ्तगू, और गुफ्तगू में आज हैं हमारे साथ फिल्मकार और लेखक नीरज खेवन, जो अपनी पहली फिल्म से अंतर्राष्ट्रीय चर्चा में हैं। नीरज खेवन अपनी पहली ही फिल्म से विश्व सिने जगत को हैरान कर देने वाले नीरज खेवन आज महज 35 साल के हैं। पहले इंजीनियरिंग और फिर MBA करने के बाद कॉरपोरेट जगत का एक कामयाब मार्केटिंग करियर छोड़कर नीरज खेवन ने फिल्मों का रुख क्यों किया था, ये बात इस साल आई उनकी फिल्म मसान से बखूबी समझी जा सकती है। अपनी गंध न पावे, चादर का पैबंद न पावे, बिखरे। हैदराबाद के एक मराठी परिवार में जन्मे नीरज खेवन ने जब फिल्मों की राह पकड़ी तो सबने बहुत विरोध किया, लेकिन खुद से असंतुष्ट नीरज रुके नहीं और अपने आप को ढूंढते ढूंढते मुंबई पहुंच गए। नीरज के लिए ये एक हताशा का दौर था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। धीरे धीरे ये हताशा कब एक जिद और जुनून में बदलती चली गई, इसका पता तब चला जब नीरज की फिल्म मसान पर्दे पर आई। लड़की है पर कास्ट है दोस्त, ज्यादा सेंटिमेंटी मत होना। कभी फिल्म से मोल भाव मत करिएगा। साबुन बेचने आए हैं आपके दरवाजे पे। नीरज खेवन ने मसान के जरिए जीवन के यथार्थ को ऐसे विश्वसनीय ढंग से पेश किया है जिससे दर्शकों को अपने आसपास की दुनिया और उसकी सच्चाई अपनी धड़कनों के साथ हासिल होती है। नीरज खेवन की इस फिल्म मसान को हाल ही में कान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में 2 श्रेणियों के पुरस्कारों से नवाजा गया है। कान में 26 साल बाद किसी भारतीय फिल्म को यह सम्मान हासिल हुआ है और इसमें भारत के सिनेमा की एक बदलती हुई धारा बरामद होती है, जिस धारा का एक चमकता हुआ नाम है नीरज खेवन। अनुराग कश्यप के सहायक के तौर पर अपने सफर की शुरुआत करने वाले युवा फिल्मकार नीरज खेवन उन फिल्मकारों में शुमार किए जाने लगे हैं जो जीवन की सच्चाई को पर्दे पर लाने के लिए बेचैन से दिखाई देते हैं। मसान से पहले शोर और एपिफैनी नाम से 2 शॉर्ट फिल्में बनाने वाले नीरज की फिल्मों में रचा गया संसार दर्शक को भरोसे और अनोखे आत्मीय अनुभव से भरता है, और यही उनकी खूबी है। तुझे सोचूं तो फूट जाता हूँ, तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ। बहुत बहुत स्वागत है नीरज जी। थैंक यू सर। हमको बताइए कि ये जो मसान आपकी फिल्म है, क्योंकि उसमें एक A सर्टिफिकेट का भी मसला है, तो एक बहुत बड़ी आबादी उस फिल्म को देखने से शायद वंचित रह गई होगी। देवी तुम्हारी जिंदगी तो कंडम हो गई। कोर्ट कचहरी मीडिया शीडिया भी बहुत कुछ बाकी है। जेल के चौखट पकड़ी हो तुम। ये क्या जिद है कि आपको रियल लोकेशंस ही चाहिए और स्टार्स नहीं चाहिए, आपको ज़्यादा कैरेक्टर्स के नज़दीक पहुँचे हुए अभिनेता चाहिए, और कहानी इस तरह कही जाए जिसमें कहीं लार्जर देन लाइफ ईडियम ना हो, ये क्या जिद है आपकी? ये ज़िद तो एक्चुअली ज़िद की कहानी ऐसी है कि जैसे मेरा बचपन रह चुका है। मेरी 3 बहनें हैं और मम्मी पापा हैं, हम लोग वही टिपिकल मिडिल क्लास वाली कहानी है हमारी। तो तब बचपन में क्या होता था कि घर पे दूरदर्शन वाली फिल्में दिखाई जाती थी और सारे वही देखते थे। तो मेरी बड़ी दीदी जो हैं वो ज़्यादातर जो पैरेलल सिनेमा फिल्में जो बोलते हैं वो दिखाया जाता था, तो वो बहुत देखती थी। मम्मी भी देखती थी, श्याम बेनेगल हुआ, सत्यजीत रे हुआ, ये सारी हुआ। तो ऐसा नहीं कि मैं बचपन से ही इस चीज़ में मेरी रुचि रही है, लेकिन वो देखते देखते मैं कंडीशन हो गया और मेरा जो रुझाव रहा है वैसी फिल्मों की तरफ ही रहा है, पता नहीं कैसे।
तो ये सब देखते देखते क्या हुआ आगे, जब मैं फिल्म मेकिंग में एक्चुअली कायदे से जब घुसा, तो तब मेरी रुचि और मेरा जो इन्फ्लुएंस रहा है वो ऐसी फिल्मों से ही रहा है। जैसे मेरी मोस्ट फेवरेट फिल्म आप देखें तो हिंदी फिल्मों में जैसे प्यासा है, बैंडिट क्वीन देख के मैं बहुत हिल गया था, और ब्लैक फ्राइडे देख के बहुत हिल गया था, क्योंकि मुझे लगा कि समाज को इतने अच्छे से दिखाना, इतनी नज़दीकी से ऑब्जर्व करना, तो वो कितना एक अजीब सा एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क होता होगा बनाने में वो। और इंटरनेशनल फिल्म मेकर्स के भी मेरे बहुत सारे इन्फ्लुएंस ऐसे रहे हैं। जैसे खासकर आप मेरा इन्फ्लुएंस मसान को लेके भी एक बेल्जियन फिल्म मेकर्स है डार्डीन ब्रदर्स, उसका मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उनकी जो फिल्मों में क्या होता है कि उनकी फिल्मों में वो दिखाते हैं कि समाज को वो एक लोअर क्लास या इस क्लास के बारे में बात करते हैं, उनके लोगों के बारे में बात करते हैं, लेकिन वो कभी भी उनके सोशो इकोनॉमिक जो उनका लेयर है उस पर कभी नहीं ध्यान देते हैं। वो कभी इस पे नहीं बताएंगे कि गरीब हैं या वो हो रहा है, उनकी कंट्री में पॉलिटिक्स ये हो रहा है, वो कभी नहीं दिखाते हैं। वो सिर्फ उनके मॉरल, उनकी एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम्स के साथ जूझते हैं। तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जैसे कि कुछ हद तक आप देखेंगे कि गुलजार साहब की फिल्मों में भी ऐसा कुछ एक देखा जाएगा कि वो किरदारों की अंदरूनी एक मार्मिक तरीके से देखने की जो क्षमता उनकी है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। आप आइसोलेट कर दें कि उनका सोशो पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या है। तो इसके चलते मेरी एक वो रही है कि मेरे लिए एज ए फिल्म मेकर मुझे बहुत खुश करता है अगर मैं, क्योंकि शायद मेरा एक एकेडमिक बैकग्राउंड रह चुका है, शायद मैं MBA कर चुका हूँ, कॉर्पोरेट लाइफ में रह चुका हूँ, तो मेरा एक रिसर्च को लेके बहुत कीड़ा ही कह लीजिए कि मेरे को बहुत करने मज़ा आता है। तो रियलिज़म को पर्दे पे लाना वो मेरे लिए एक, मेरा एज ए फिल्म मेकर मेरा एक वर्क है, मुझे खुशी मिलती है करते हुए। रियलिज़म को पर्दे पर देखिए, आपने जिन लोगों के नाम लिए वो अपनी अपनी तरह से लाते रहे जी। लेकिन जब आप रियलिज़म को पर्दे पर लाते हैं तो जाहिर है कि उनसे, अपने प्रेडिसेसर से जी। कुछ ऐसा करने की कोशिश करते हैं कि जो आपका अपना तरीका होगा रियलिज़म को कहने का। वो क्या कमियां थीं आपके प्रेडिसेसर्स में? मैं जो वेटरन फिल्म मेकर्स हैं उनके प्रति बिना किसी दुराग्रह के, जाहिर है कि कॉन्टेम्प्रेरी सेंसिबिलिटी का फिल्म मेकर अपनी तरह से उससे अपना एक डिपार्चर तय करेगा। क्या चीज़ थी जो वहाँ आपको, उसको लेकर आप क्रिटिकल थे और अपने अपने काम में उसको ठीक किया? देखिए, बतौर फिल्म मेकर मेरी एक होड़ है, वो ये है कि मैं ये मानता हूँ कि जो हम किरदार बनाते हैं सिनेमा में, क्योंकि मैं इस प्रोसेस से इतना ज़्यादा अटैच हो गया था, इतना ज़्यादा घुस गया था इनकी लाइफ में कि मैं ये सोचना भूल गया था कि ये लोग किरदार हैं। मेरे लिए एकदम वो जीवित हो गए थे, क्योंकि मुझे लगा कि देवी शायद कहीं इलाहाबाद बनारस में कहीं जाके जीती होगी, शायद उस सच में वो किरदार एग्जिस्ट करते होंगे। तो एज ए फिल्म मेकर मेरा ये, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी कहिए या मेरी होड़ कहिए कि मुझे उनके प्रति अपनी इंटेग्रिटी रखनी है, चाहे जो हो जाए। और उनका जो एक ग्राफ रहेगा एज कैरेक्टर, वो मुझे चाहिए कि वो एकदम करेक्ट रहे। ये नहीं हो कि यार मैं सोचता हूँ कि ऐसा हो जाए, मेरी सोच और वो किरदार की सोच, क्योंकि मैं किरदार की तरह ही सोचने लग गया हूँ। तो मेरा एक वो ऑब्सेशन रहा है। तो उसकी वजह से जैसे लास्ट डे ऑफ शूट में एक मुझे बहुत ही हसीन सा एक ख्याल आया। हम लोग जा रहे थे बोट, जो क्लाइमैक्स है वही शूट था लास्ट, तो बोट से वापस आ रहे थे। तब मैंने सोचा कि ये जो किरदार हैं, देवी हैं, दीपक हैं, शालू हैं, पाठक हैं, ये सारे कहीं ना कहीं तो बचते ही होंगे। और मैंने सोचा कि एक फिल्म के साथ आप इनकी पूरी लाइफ टाइम जी रहे हो, वो कितना सुखद एक एक्सपीरियंस है जो शायद मैं कहीं किसी वर्ल्ड में नहीं कर पाऊँगा। तो उस खुशी के लिए अगर मुझे इतना जाना पड़े, और ये कभी सोच नहीं थी कि मुझे ये करना, मुझे यही होड़ थी कि ये किरदार हैं, ये जीवित हैं, ये यहीं रहते हैं, इसीलिए हमने इतना हर जगह गए। जैसे कि दीपक के घर में हमको बहुत सारे बनारस के जो लोग हैं उन्होंने भी बहुत हेल्प की, क्योंकि जो रियलिज़म लाने की कोशिश हमने की है, इसे आप पाएंगे कि दीपक के घर में, उसका जो घर था एक वो 100 साल पुराना घर था, और उसमें आप देखेंगे कि जैसे जो डोम होते हैं वो हंट्समैन जो ट्राइब होते हैं ना, उनसे ओरिजिनेट हुए हैं। तो इसलिए उनके घर में जब वो खाना खा रहे होते हैं, आप पीछे देखेंगे म्यूरल लगा हुआ है, वो हंट्समैन का म्यूरल है।
तो जैसे दीपक पहन रहा है तो ब्लू शर्ट पहनता है कि ब्लू यमराज का कलर है। और इनके घरों में चाहे जितने भी अमीर होते हैं ये लोग, इनके घर में भैंस बंधी होती है क्योंकि हमारे यमराज, तो हमने साउंड के द्वारा वो भैंस का वो रखा है। तो एक पकड़ना एक बहुत अच्छा लगता है मुझे, और रियलिटी से परे जाना, क्योंकि वो कहते हैं ना ट्रूथ इज स्ट्रेंजर दैन फिक्शन, क्योंकि अभी इमेजिनेशन एक हद तक ही जा सकती है, लेकिन रियलिटी में जो मज़े हैं, जो वर्ल्ड है, वो आप नहीं रिक्रिएट कर सकते। हम तो ये सारी चीज़ें सोच ही नहीं पाते। मैं और वरुण तो कभी नहीं सोच पाते कि ऐसा भी होता है कि वो लोग जो घाट पे चिता को आग देते हैं, उसी घाट से उनका चूल्हा जलता है। हम हरिश्चंद्र घाट पे रहते हैं। पैदा भी वहीं हुए थे। लकड़ी उठाना, मुर्दा जलाना, ये काम करते हैं हम। देखना है तुमको? वो लोग, उनका एक पूरा समाज है जो शायद 10 साल में शायद नहीं रह पाएगा, क्योंकि जैसे आप देख रहे हैं कि जैसे परिवर्तन हो रहा है, शायद क्रिमेटोरियम्स बन जाएंगी, शायद उनके घाट नहीं रहेंगे। लेकिन अगर मैं फिल्म पे ला रहा हूँ, ये मुझे पता नहीं लास्ट कोई फिल्म ने अगर मसान घाट पे किसी ने बनाई हो, लेकिन अगर मैं बना रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट मैं बखूबी ये दिखाऊँ कि जैसा उनका है वैसा दिखाऊँ, ताकि उनसे एक ऑनेस्टी, एक ईमानदारी बरती जाए। नीरज जी, बातों का ये सिलसिला अभी आगे बढ़ाएंगे, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ठीक। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और बातें जारी रखते हैं युवा फिल्मकार नीरज घेवन के साथ। तू किसी रेल सी गुजरती है। अब क्या होता है ना कि देखिए, जब आपको मतलब MBA के बाद जो मुझे नौकरी लगी उसमें मुझे बहुत पैसे मिले। मतलब वो Tier 1 B स्कूल था, तो आपको एक सर्टन पे पैकेज के साथ आप यूज्ड टू हो जाते हो, आपकी सी आदत लग जाती है, और कहीं ना कहीं ये होता है ना कि पैसा आपको अंधा कर देता है। स्वागत है एक बार फिर से। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुफ्तगू, और गुफ्तगू में आज हैं हमारे साथ युवा फिल्मकार नीरज घेवन, जिनकी फिल्म मसान आजकल चर्चा में है। नीरज जी, अपनी पढ़ाई के दौरान जो आपने फिल्मों को देखने और समझने की एक समझ पैदा की, वो क्या है, उसको सरसरी तौर पर बताइए, जिसने फिर आपकी बाद में करियर चुनने में मदद की। जी देखिए, जैसे आपको मैंने पहले बताया कि बचपन में जैसे फिल्में हम देखते थे, उसके बाद जो हुआ कि इंजीनियरिंग भी की, फिर MBA किया, और MBA के दौरान मैं फिल्मों का शौकीन तो रहा हूँ, लेकिन वो बतौर एक डिस्कशन लेवल पे, एक इंटरेस्ट लेवल पे, या एंटरटेनमेंट मान लीजिए, और उस तौर पे मैं बहुत फिल्में देखता था। लेकिन सही मायने में एक बार MBA का जो मेरा कोर्स था सिम्बायोसिस में, वो मार्केटिंग कम्युनिकेशंस था, तो जिसमें हमें एक कोर्स भी था, एक सब्जेक्ट था फिल्म अप्रिसिएशन पे। तो FTI के ख़ास डीन थे समर नखाते, वो आए थे हमको पढ़ाने के लिए। तो वो जब क्लास में आते थे तो सब वो बड़ा चिढ़ते थे कि तुम लोग सब कॉर्पोरेट लाइफ में जाने वाले हो, अपना वक्त ज़ाया कर रहे हो, मेरा वक्त भी ज़ाया कर रहे हो, किसी को कोई इंटरेस्ट है नहीं, क्योंकि सब लोग लैपटॉप खोल के ब्राउजिंग करने लग जाते थे और कोई ज़्यादा उनको सुनता भी नहीं था। लेकिन पता नहीं कि मुझे एकदम ज़्यादा रुचि हो गई थी। तब पहली बार उन्होंने अपू ट्रिलॉजी दिखाई थी, और उन्होंने बहुत बड़ी ही एकदम एकेडमिक तरीके से उन्होंने एकदम समीक्षा की थी। तो तब मैं सुन के बड़ा हक्का बक्का रह गया था। मैंने सोचा कि फ़िल्म एज एन आर्ट फॉर्म शायद मैं तब देखने लग गया था, क्योंकि इससे पहले आप सिर्फ देख रहे हो, रुचि ले रहे हो। लेकिन उस वक्त से मेरा हुआ, फिर मैं उनसे बाद में मिलता रहा। उसके बाद मेरा passionforcinema.com करके वेबसाइट थी, जहाँ पे उस ज़माने में शायद सारे जो इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स हैं, जो सब ब्लॉगर्स हैं, वो सारे आके वहाँ मिलते थे। फिल्मों की सही मायने में देखिए सबसे बढ़िया समीक्षा तभी होती थी, तब वो एक दौर था, तब सब लोग खुले मन से, खुले विचार से लिखते थे उस साइट पे। तो वहीं से अनुराग से मुलाकात भी हुई थी, तो तब वो भी लिखते थे, मैं भी लिखने लग गया था उस साइट पे। तो कमेंट करते करते फिर मैं लिखने लग गया, फिल्मों के बारे में लिखने लग गया। मैंने प्यासा, 3 कलर्स ब्लू और बहुत सारी फिल्में जो मुझे पसंद हैं उनके बारे में बहुत लंबी 4 पेज की समीक्षा ऐसे वैसे की है। तो वो इसलिए नहीं करता था कि मुझे लिखना है, मैं इसलिए भी करता था क्योंकि मुझे सीखना भी है। तो मैं लिखते लिखते सीखता था कि ऐसे इसने डायरेक्टर ने ऐसे सोची है, राइटर ने ऐसा सोचा है। तो ये मुझे बहुत एक खुशी देता था। लेकिन तब मेरी कॉर्पोरेट लाइफ भी बरकरार थी। तो MBA के बाद मैं महिंद्रा में काम करता था, टेक महिंद्रा में। तो ये पैशन फॉर सिनेमा एक साइड में चलता भी था, और मेरा 9 to 5 एक कॉर्पोरेट लाइफ भी चलता था। टेक महिंद्रा के बाद मैं हिंदुस्तान टाइम्स ज्वाइन किया हूँ, और वहाँ पे भी 3 साल लगे। और फिर मेरा
अब क्या होता है ना कि देखिए, जब आपको मतलब MBA के बाद जो मुझे नौकरी लगी उसमें मुझे बहुत पैसे मिलते थे। मतलब वो Tier 1 बी स्कूल था, तो आपको एक सर्टन पे पैकेज के साथ आप यूज़ टू हो जाते हो, आपकी इसकी आदत लग जाती है। और कहीं ना कहीं ये होता है ना कि पैसा आपको अंधा कर देता है। अंधा भी नहीं, मैं ये कहूँ तो आप शायद आसपास नहीं देख पाते हो कि क्या सच है, क्या आप सच में वाकई में इस चीज़ में आपकी रुचि है, क्योंकि आपको पैसा मिल रहा है, आपको क्योंकि आपको चीज़ें जल्दी मिल रही हैं, शायद इसलिए आप खुश हो। तो ये ख्याल मुझे कभी जहन में आया ही नहीं था, क्योंकि पैसा था तो मैं कभी अपने आप को सवाल नहीं पूछता था कि ये सच में मैं करना चाहता हूँ, क्या यही मेरा एक वो है। तो फिर मुझे ख्याल आया कि चलो मैं फ़िल्म मार्केटिंग करता हूँ, तो इससे मेरा MBA का जो वो एक पे पैकेज का एक जो है भूत है वो भी रहेगा, और एक जो फिल्मों के साथ जुड़ने की जो एक होड़ है वो भी रहेगा। उसके चलते मैं बॉम्बे शिफ्ट किया हूँ। UTV स्पॉट बॉय उन दिनों बहुत अच्छी फिल्में बनाते थे, मुझे उन्हीं के साथ जुड़ना था, लेकिन वो हो ना पाया क्योंकि जॉब्स थी नहीं। तो मैंने सोचा UTV के किसी उसमें ज्वाइन कर लिया, तो मैंने कोई एक छोटी सी कंपनी ज्वाइन की जो न्यू मीडिया में थी। तो तब मैं वो फिल्मों के साथ सेलिब्रिटी मार्केटिंग में थे, लेकिन मुझे कतई भाया नहीं वो, क्योंकि मैं वही कर रहा था जो मैं पहले कर रहा था। और चूंकि मेरा इंटरेस्ट जा चुका था, तब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुआ करता था। तब मुझसे नहीं रहा जा रहा था, क्योंकि तब मुझे सवाल आ रहे थे। और तब मैंने एक दिन बैठ के बहुत अपनी ज़िंदगी को टटोल के देखा कि जैसे इंजीनियरिंग की वो इसलिए क्योंकि शायद मम्मी पापा चाहते थे, वो उनकी एक एफर्मेशन चाहिए थी। फिर MBA किया क्योंकि मेरे सारे दोस्त लोग वो कर रहे हैं, और मेरे शायद सारे आधे से ज़्यादा लोग बाहर गए हैं। तो ये एक पीयर प्रेशर जो एक रहता है ना, उसके चलते शायद मैंने सोचा कि हर वक्त मैंने दूसरों का जो मानना है मेरी प्रति उसको ज़्यादा तवज्जो दिया है, लेकिन मैंने अपने आप से कभी पूछा नहीं कि मैं क्या चाहता हूँ। फिर मैंने पाया कि टेक महिंद्रा में भी जब था, MBA में भी था, कभी भी मैं ऑडियो विजुअल चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट रहता था। तो तब मुझे समझ में आया कि शायद कहीं मेरा वो है। लेकिन ये भूख जो थी बहुत बढ़ रही थी, लेकिन एक जो काम आया, एक फ़ोन कॉल था जिसने शायद मेरे पूरे जीवन को ऊपर से नीचे कर दिया था। तब उन दिनों में भी काम कर रहा था और मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हुआ करता था, क्योंकि मैं ऑफिस से बाहर आता था, रो के वापस जाता था, क्योंकि इतना मेरा था कि मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कहाँ हूँ। एक तो बॉम्बे शिफ्ट किया हूँ, यहाँ किसी को नहीं जानता हूँ, और काम में रुचि नहीं आ रही है। तो फ्रस्ट्रेशन के मारे मैं ऐसे ही बहुत रोता था। तो एक बार अनुराग का फ़ोन आया कि उन्होंने मैड्रिड में थे, गैंग्स ऑफ वासेपुर की स्क्रिप्ट लिख रहे थे। उन्होंने पूछा, नीरज कैसे हो, क्या है? तो मैंने कह दिया कि सर इस वक्त मैं बहुत ही अजीब स्थिति में हूँ, मुझसे नहीं रहा जा रहा, मुझे पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि तुम ये ढकोसला क्यों जी रहे हो, फिर तो तुम आ जाओ इस तरफ, तो मेरे AD बन जाओ। तो मैंने बोला आप कह रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझ में होना भी तो चाहिए। तो उन्होंने कहा अगर तुम कोशिश नहीं करोगे तो मैं पता कैसे चलेगा तुम में है या नहीं। वो चीज़ जो उन्होंने बोली ना, मुझे बहुत घर कर गई। और ऑफिस में था मैं, रात शाम के 7 बजे बाहर आया था उनका फ़ोन लेने, मैं वापस गया और पता नहीं क्या हुआ, मैंने रेजिग्नेशन टाइप किया और तभी पापा का फ़ोन आया। उस दिन पापा ने मुझे शादी के प्रस्ताव के लिए किसी को मिलाने के लिए कहा था कि मिल लेना उनसे एक बार, और तभी उनका फ़ोन आया कि अच्छा तुम मिल ली उनसे। तो मैंने कहा नहीं मिला हूँ और मैं शादी नहीं करने वाला हूँ कुछ सालों तक, और मैं अभी अपनी जॉब भी छोड़ दिया हूँ और मैं फ़िल्मों में जा रहा हूँ, मैं अनुराग कश्यप को AD बनने जा रहा हूँ। तो एक बहुत ही अजीब खामोशी थी बहुत देर तक, फिर बहुत चिल्लाना हुआ। उसके बाद 7-8 महीने तक मम्मी पापा ने बात नहीं की। तब मैं बहुत ज़्यादा टूट चुका था। एक तो काम के प्रति इतना वो था, और सपोर्ट सिस्टम भी चला गया था मम्मी पापा का। और उनकी बात से मैं समझ भी सकता हूँ, क्योंकि किसी भी माँ बाप को वो होगा, और उनके दृष्टिकोण से देखा जाए तो वो सही भी है ऐसा उनका सोचना, क्योंकि उस वक्त वो नहीं समझ पाते मैं क्या करना चाहता हूँ। तो फिर अनुराग को मैंने बोला कि सर कॉन्फिडेंस की तो एकदम धज्जियाँ उड़ी पड़ी हैं इस वक्त, और मुझे पता नहीं मैंने जो किया है सच किया या नहीं। तो तब उन्होंने मुझे उड़ान के कास्ट एंड क्रू स्क्रीनिंग में ले गए थे। तो जब वो फिल्म देखी तब सब कुछ एकदम खुल गया। मैंने सोचा कि जो मैं कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। तो तब गैंग्स ऑफ वासेपुर जो 2.5 साल मैंने उसको दिए हैं, राइट फ्रॉम रिसर्च टू शूट टू पोस्ट प्रोडक्शन, मैं उस फिल्म के हर एक हिस्से के साथ जुड़ा हूँ। तो 2.5 साल मेरा वो फिल्म स्कूल था। तो इस तरीके से मेरा एक पूरा वहाँ से यहाँ तक का सफ़र रहा है। इसमें ये तो हम समझ पाए, क्योंकि जो आपका एक पीयर प्रेशर होता है वो माँ पिता के एक्सपेक्टेशंस, ज़्यादातर बार आप अपने फ़ैसले बाहरी दबावों की वजह से लेते हैं, और आप अपने आप को सुन पाने में
या तो देर कर रहे होते हैं या अपने आप से सवाल करने में। या सवाल कर रहे होते हैं और फिर बार बार कहीं कोने में जाकर रो रहे होते हैं। ये जो खुद के अंदर की जो तलाश है, ये तलाश आपके अंदर कहाँ से आई होगी, इसको थोड़ा समझने की मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इस बात को समझेंगे इस ब्रेक के बाद। जी। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और बातें जारी रखते हैं युवा फिल्मकार नीरज घेवन के साथ। खोजे अपनी गंध न पावे चादर तो सबसे प्यार पाके आपको मैं सच बताऊं तो मुझे भागने का मन करता है। मैं नहीं झेल पा रहा, मतलब नहीं झेलना बहुत अजीब शब्द है, लेकिन मैं नहीं ले पा रहा हूँ इतना सारा प्रेज, इतना सारा वो, क्योंकि मुझे अपने ज़मीन से जुड़े रहना है, मुझे वो खोना नहीं है। तो मैं ये नहीं चाहता कि ये सारी चीज़ें, ये सारा प्रेज मुझे हावी कर जाए, और मुझे डरता हूँ कि मैं हावी हो जाए, इसलिए मैं सब चीज़ से भाग रहा हूँ। तो मैं अभी कुछ दिन 10 दिन बाहर रह रहा हूँ ताकि शायद मैं इन सब चीज़ों को भूल जाऊँ और वापस से किसी स्टोरी पे जाना चाहता हूँ ताकि आपको ये प्रेज आपको हावी ना करे। स्वागत है एक बार फिर से। प्रोग्राम है गुफ्तगू, और गुफ्तगू में आज हैं हमारे साथ नीरज घेवन, एक युवा फिल्मकार। नीरज जी, आपने कहा कि पैसा तो बहुत था उन नौकरियों में, एमबीए के बाद जो नौकरियां की जा रही थी, लेकिन कहीं कोई संतोष नहीं था। संतोष का आपके लिए क्या, उसकी क्या परिभाषा है? देखिए, संतोष की जो परिभाषा शायद मैंने अब जाना है, क्योंकि पहले क्या होता था ना, जैसे कॉर्पोरेट लाइफ में जब हुआ करता था तब था कि बहुत सारे पैसे हैं, तो मेरा बड़ा एक वो है कि जब कोई घर आता है तो मैं बहुत उनकी आवभगत करता हूँ और पार्टी दूंगा, और बहुत ऐसा रहता था। तो मैं खुश होता था उन चीज़ों से कि मतलब मुझे लगता है कि चलो पैसा है, मैं सब कुछ कर पाता हूँ, मैं अपने दोस्तों को एंटरटेन कर सकता हूँ, मैं दोस्तों को बुला सकता हूँ, मम्मी पापा को खुश रखता हूँ, उनको पैसे भेज सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें मुझे मिल रही थी, तो मैंने कभी सवाल नहीं पूछा अपने आप से कि क्या यही मैं करना चाहता हूँ। कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट लाइफ में भी ऐसा होता था कि खलन एक महसूस होता था कि क्या मैं कुछ क्रिएटिव कर पा रहा हूँ या नहीं। मैं जो भी कर रहा हूँ, मुझे एक लगता था कि इसके बाद कुछ सही हो जाएगा। उसके चलते 6-7 साल हो गए। सही मायने में जैसा आप पूछ रहे थे मुझे कि क्या चीज़ थी जो मुझे वो पुश की, वो मुझे लगता है ज़्यादातर पुश वो हुआ जैसे मैं महिंद्रा में था या HT में था। मैं एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर कहलाया गया हूँ और मेरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, मेरे अप्रेजल रेटिंग बहुत हाई थे, तो मैं अच्छा फील करता था, इसलिए शायद वो सवाल भी नहीं आता था। जब मैं बम्बई गया, जब मैं इस छोटी कंपनी में ज्वाइन किया हूँ, तो तब क्या हुआ था कि तब मेरी रुचि इस काम में नहीं थी, तो मैं क्या काम से ऑब्सेस्ड हो जाता हूँ, तो वो मैं नहीं कर पाया और मैं इस काम को अच्छा नहीं किया, और तब मुझे इतना अपने आप पे शर्मिंदगी महसूस होने लगी कि मैं क्या कर रहा हूँ, और पाना कि मैं जो इतना मतलब अपने आप को गौरव फील करता था कि मैं अच्छा परफॉर्मर हूँ और मैं एकदम ढीला पड़ गया हूँ, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, उससे मेरा कॉन्फिडेंस बहुत लूज़ हुआ। तब शायद ये बहुत सवाल आने लगे। तो तब ये था कि कुछ एस्केप चाहिए, क्या चाहिए पता नहीं, कहीं इस पूरे सर्कल से मुक्ति चाहिए कि जहाँ पे कॉन्स्टेंटली ये है कि एक कुछ कर दिखाना, कुछ पीयर प्रेशर कि यार तुम्हारे कितने, मतलब मम्मी पापा को पता रहता है कि अच्छा आपका बेटा तो सबसे ज़्यादा पैकेज मिलता है, मेरे दोस्त लोग बताएंगे अरे यार मैं इस स्टार्टअप को किया हूँ, मैंने वो किया है, मैं भी VP बन गया हूँ, मैं वो बन गया हूँ। तो ये सब से मेरा दिमाग जो था एकदम भर गया था और मैं कहीं मुक्ति चाहता था। तो अगर वो उस वक्त मैं वो झेलता नहीं तो शायद मैं अपने आप को इतनी बड़ी मेरी क्षमता नहीं थी कि मैं इतना बड़ा कुछ कर सकता ज़िंदगी में, कि मैं इतनी कम्प्लीटली अपनी लाइफ को चेंज करूँ, मैं नहीं कर पाता। आप देखेंगे कि जब आप अपनी परिपाटी वाली एक रूटीन ज़िंदगी को लेकर ठहर कर सोचते हैं, तो एक तरह से आप अपने ऊपर थोपे गए कामयाबी के रास्तों को लेकर एक क्रिटिकल हो रहे होते हैं। तो चीज़ों को देखने का ये जो क्रिटिकल तरीक़ा है, ये आपको कहाँ से लगता है कि मिला होगा? देखिए, जो क्रिटिकल होना, जो वो एक सोच थी, वो कहीं ना कहीं शायद इसकी रूट्स मेरे ख्याल से होंगे हमारे एजुकेटेड मिडिल क्लास अपब्रिंगिंग जो होती है। आप पाएंगे कि बहुत लोग जो उस दौर से गुजरते हैं, तो ये एक अजीब सी आप में ना एक ह्यूमिलिटी रहती है
बरकरार रहती है कि वो आप कहीं पे भी जो भी काम करेंगे आपको वो एक होड़ भी रहती है, लेकिन ज़मीन से जुड़े रहने की क्षमता भी आप पाते हैं और वो आपको बहुत प्यारी हो जाती है। तो वहीं से मेरे ख्याल से वो आया है मेरे अंदर कि कभी भी अपने आप को इतना ज़्यादा तवज्जो मत दो कि आप मानने लग जाएं कि आप सबसे एकदम आप जो भी कर रहे हैं सबसे सही है। वो हर वक्त सही नहीं होता है। एकेडमिक तरीके से भी देखें, क्योंकि मेरा मतलब इतना ज़्यादा मैंने पढ़ रखा था तो शायद इसलिए भी मैं थोड़ा क्रिटिकल हूँ। लेकिन फिल्मों को लेके देखिए, वो पैशन फॉर सिनेमा ने वो दिखाया कि हर किसी फिल्म को आप हर किसी चीज़ को आप वाहवाही नहीं कर सकते हो। आपको नहीं तो शायद सिनेमा हमारा कभी ग्रो कर ही नहीं पाता। अगर समीक्षा नहीं होती तो सवाल नहीं खड़े किए जाते कि शायद जितनी भी क्लासिक हो उसमें ये था जो एज ए समीक्षक मुझे ये नहीं पसंद या मुझे नहीं लगा या मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और है। अगर ये पॉइंट ऑफ व्यूज़ नहीं होते, अगर विवाद नहीं होता ना, तो हमारा सिनेमा शायद आगे बढ़ता ही नहीं। तो इस चीज़ को ही लेके मैं शायद इतना लिखने लग गया था। और अनुराग के साथ रह के मैंने बहुत अच्छी सीख एक देखी। अनुराग ने हमको यही सिखाया कि सेल्फ क्रिटिकल होना बहुत ज़रूरी होता है। एंड यही हमने मसान में, जैसे वरुण ग्रोवर हों, चाहे मेरे एडिटर नितिन वैद हों, चाहे मेरा DOP अविनाश अरुण हो, तो हम सारों की जो टीम थी ना, हम एवरेज एज हमारी सेट पे थी 30-34 एवरेज एज। तो हम सारे जो थे ना, हम सारे ऐसे हैं कि हम लोग फिल्में देखते हैं और हम लोग बहुत क्रिटिकल हो जाते हैं। हम लोग एक दूसरे के काम को लेके बहुत क्रिटिकल हो जाते हैं। तो फिल्म के शूटिंग के दौरान भी ऐसा था कि हम लोग मिलते थे और जो शूट हुआ उस पर हम लोग चर्चा करते थे कि यार कैसा हुआ। तो ऐसा नहीं था कि वाहवाही करनी है, बोलते नहीं यार ये सही नहीं आ रहा। तो ये हम लोग आपस में मानते थे कि हाँ ये सही नहीं आ रहा, हम सब ये मानते हैं। और इसी तरह देखिए, जैसे वरुण और मैं जब लिख रहे थे ना, तब जब स्टोरी का आइडिया हम लोग रिसर्च कर रहे थे, तब भी ऐसा होता था ना कि हम दोनों की सोच भी, जैसे आपको बता रहा था कि दोनों मिडिल क्लास से हैं, एजुकेटेड इंजीनियर्स हैं, तो हम लोगों की वर्ल्ड व्यू एक समान है, हमारे वैल्यू सिस्टम्स एक जैसे हैं। तो हम लोगों को चीज़ें देखने का एक ही नज़रिया रहता था। तो अगर वो मुझे बोलता था कि अगर मैं कुछ आइडिया लेकर आता हूँ और वो कहता है कि नहीं यार ये बड़ा तकियानुसी है, यहाँ ये नहीं जम रहा है, या वो मुझे समझाएगा कि ये क्यों नहीं जमेगा, तो ये मुझे बहुत फिर मैं इमीडिएटली मान जाता हूँ। हम लोग में कोई वो बैर नहीं रहता था कि यार तूने मुझे कैसे बोल दिया, वो हम लोग में कभी नहीं रहा। तो वो मेरे ख्याल से एक अनुराग की एक अपब्रिंगिंग, शायद हमारे एक ट्यूटरिंग हमारे साथ रही है शायद। अब चूँकि हमारे प्रोग्राम में अब धीरे धीरे वक्त भी हमको आखिर की तरफ ले जा रहा है कि हम बातचीत वाइंड अप करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे पूछें कि एक निर्देशक के तौर पर अपने डेफिनेट आइडियाज़ को परस्यू कर पाना, इतने सारे दबाव होते हैं, आप एक पूरी टीम के साथ काम कर रहे होते हैं कि अपने ही किए हुए फैसले पर लगता है कि हाँ दूसरा तीसरा आदमी कुछ कह रहा है, कुछ बाज़ार का दबाव, कुछ एक प्रिडोमिनेंट जो आपका फिल्म देखने का एक लोडेड नज़रिया कि ऐसे बनना चाहिए, इस सीक्वेंस को ऐसे दिखाया जाना चाहिए। इससे कैसे जूझते हैं? ज़रूर काम के दौरान ये समस्या आती होगी, नहीं तो आप जो कहना चाहते हैं वो दूसरे आपके टीम के साथियों की ओपिनियन की वजह से कहने कुछ चले थे और हो गया कुछ। एक्चुअली इसके लिए मैं ना सबसे फर्स्ट मेरा ये है कि मैं स्क्रिप्ट को सबसे बड़ा हीरो मानता हूँ फिल्म का। और फिल्म हम सब से बड़ी होती है, चाहे डायरेक्टर हो, चाहे राइटर हो, चाहे स्टार्स हो, चाहे एक्टर्स हो, चाहे जो भी हो, फिल्म आपसे सबसे बड़ी है। तो मैं उस तवज्जो देता हूँ। तो इसीलिए मुझे लगता है कि मैं ऐसा सोचता हूँ, इसीलिए वो सही है, वो धारणा गलत है। क्योंकि ऑफ कोर्स ये मेरा विज़न रहेगा, ये मेरे राइटर वरुण ग्रोवर के साथ मेरा एक विज़न रहेगा, लेकिन इसके चलते ये नहीं होगा कि आपने कुछ कहा है तो नहीं आप नहीं कह सकते हो। जैसे जब सबसे पहले मैं जब टीम के साथ पूरा मिला था, कास्टिंग क्रू की जो मीटिंग हुई थी हमारी, तो तब मैंने उनको सबसे पहले बोला था कि देखिए आज से यहाँ पे कोई हायरार्की नहीं होगी, ना कोई सर होगा, ना मैम होगा, ना कोई डिपार्टमेंट होगा। हमने कहा कि हम सारे लोग इकट्ठे इस फिल्म को बना रहे हैं, तो किसी को भी ये मौका है कि आप आके मुझे बताएं। और मैंने सभी के साथ ऐसा किया है। जैसे किरदार भी जब बना है ना, तो वो को क्रिएशन रहा है, वरुण की सोच, फिर मेरा एक सोच, और जो एक्टर हैं उनकी एक सोच, उनके साथ इवॉल्व होके को क्रिएशन हुआ है। तो ये मेरा एक ऐसा रहा है। मैं अपने आप को, मुझे लगता है एक्चुअली डायरेक्टर्स को कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस दी जाती है।
हालांकि एक ग्रुप एक्टिविटी थी, एक टीम एफर्ट होता है फिल्म मेकिंग। तो मेरा तो ये मानना रहा है, शायद इसीलिए मैं ऐसा कर पाया हूँ। और फिर आप ये देखेंगे कि ख़ासतौर पर हिंदी में बनने वाली फिल्मों में वो एक हमेशा एक लॉपसाइडेडनेस रहता है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी जो हिंदी की फिल्में हैं वो काफ़ी रिडिकुलस पाई जाती जी, हैं। मतलब हम अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ भी कहें कि हमारी फिल्म को एकेडमी अवार्ड में नॉमिनेट किया जाना चाहिए और दूसरे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर किया जाना चाहिए, लेकिन हमारी ही फिल्मों में कुछ ऐसी कमी होती है जिस वजह से वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाती हैं, और ज़्यादातर बार उनकी हंसी उड़ाई जाती है अंतर्राष्ट्रीय अगर फिल्म बिरादरी की नज़र से देखें। तो जब आप मसान जैसी फिल्म बनाते हैं, और ध्यान दीजिए कि आप खुद मुंबई जैसे रिसोर्सेज के बीच में बनाते हैं, तो इस तरह की फिल्म बनाने की कोशिश के रास्ते में क्या क्या अड़चने हैं? अड़चनें सबसे पहले तो देखिए फंडिंग को लेके होती है कि बहुत सारे फाइनेंसर्स मुझे बोलते हैं कि देखिए स्क्रिप्ट बहुत बढ़िया है, बहुत उम्दा है, लेकिन वो बात नहीं है। अब वो बात आप जानते हैं क्या है कि कमर्शियल नहीं है, तो ये एक धारणा तोड़ने में बड़ी दिक्कत होती है। दूसरा ये कि जैसे आपने फेस्टिवल की बात की, वो भी मेरे दिमाग में बात आई थी मेरे वरुण के, जब हम लोग कर रहे थे रिसर्च। हम लोग का ये कभी नहीं था कि हमारी एक स्ट्रैटेजी थी कि हम लोग फिल्म बनाएंगे और उसे एक फेस्टिवल में भेजेंगे, आज सेलेक्ट हो गई तो उसके बस के थ्रू हम मार्केटिंग करेंगे, और ये एक स्ट्रैटेजी थी। लेकिन कभी ये होड़ नहीं थी कि हम लोग एक फेस्टिवल को कैटर करेंगे। तो कभी भी जब भी हमने पिच भी किया है तो बड़ी एक लॉपसाइडेड व्यू नहीं दिखाया। जैसे फिल्म में भी हम लोगों का ये था कि हम लोग को कभी ये नहीं करना है कि अगर आप एक स्मॉल टाउन को जनरली आप देख रहे हैं, जैसा आपने बताया कि जब फिल्मों में दिखाते हैं तो एक अजीब ही व्यंग्यात्मक तरीके से दिखाया जाता है, या फिर एक आउटसाइडर्स पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया जाता है। कभी भी एक अंदरूनी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दिखाया जाता है फिल्मों में, उनकी तरफ से नहीं दिखाया, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं दिखाया जाता है। तो ये हमारी सोच रही है, इसीलिए हमने वो एक अगर फेस्टिवल का लिहाज होता तो हम वही हमको पसंद नहीं है कि अगर फेस्टिवल का लिहाज रखा जाता तो हम लोग आरतियाँ दिखाते, मंदिर दिखाते, गांजा फूकते हुए साधु दिखाते, होली दिखाते, पान चबाते हुए लोग जो कुछ कबीर बोल रहे, ऐसा क्लीशेड जो था ना, वो हम सबसे दूर रहना चाहते हैं। और एक और चीज़ था कि इंडियंस जैसे हम लोग हैं ना, हम लोग अपने इमोशंस बताते हैं, हम लोगों से रखा नहीं आता अंदर। और जैसे यूरोपियन सिनेमा आप देखते हैं तो उसमें कैसा है कि वो लोग ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते हैं, उनमें वो है कि ना ज़्यादा इमोशन दिखाते नहीं हैं। तो उनकी फिल्मों में आप पाएंगे कि ना कि जैसे कुछ दुखद हुआ, कुछ हंसी मजाक हुआ, तो वो लोग एक पेरीफेरी पे उनका एक इमोशन रहता है, वो बाहर एकदम नहीं निकालते हैं। लेकिन हम इंडियंस क्या है, हम लोग खुशी तो जल्दी से प्रकट कर देंगे, रोना है तो जतला देंगे। हमने इस फिल्म में वही बरकरार रखा है, एक ट्रू इंडियन इमोशन रखा है। रियलिज्म सेट की, एक्टर्स की, कॉस्ट्यूम की, प्रोडक्शन डिज़ाइन की ही रियलिज्म नहीं होती, इमोशंस की भी रियलिज्म होनी चाहिए। शायद इस वजह से हम लोग का वो एक फ़ायदा एक हुआ है इसको लेकर कि ऑनेस्टी और जो आप रखेंगे वो आप हर चीज़ से रखिए। देखिए, कई बार पहली ही फिल्म से अगर आप इतने सारे एक्सपेक्टेशंस पैदा करें तो अगली फिल्म के लिए और आपके सामने इतने चैलेंजेस हो जाते हैं। जबकि आप बता रहे हैं कि इस फिल्म को कॉन्सीव करना, उसको राइटिंग के स्टेज पर ले जाने के बाद जब असली मुसीबत शुरू होती है उसके लिए फाइनेंसेस जुटाना। अभी इस तरह की फिल्म बनाकर जिसको अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पहचान भी मिलेगी, कमोबेश वो बिजनेस भी कर लेगी, तो क्या इस तरह की फिल्म अगली बार बनाते हुए आपको वही चुनौतियां रहेंगी जो? देखिए मतलब ये बहुत लोगों ने मुझे सवाल किया है कि आपकी अगली फिल्म कैसी होगी, क्या आप कमर्शियल में जाएंगे, क्या आप इसमें जाएंगे। मैं एक्चुअली धारणा को नहीं मानता हूँ, क्योंकि मेरे लिए ये होता है कि पहले स्क्रिप्ट कोई आइडिया जो आपको अपील करे, जैसी आपकी अपब्रिंगिंग रही, जैसी आपका वर्ल्ड व्यू है, जैसी आपकी फ़िलासफ़ी जो भी है, एक कोई आइडिया आपको अपील करे, फिर आप उसकी कहानी लिखते हैं, वो कहानी जैसे ही बन जाए फिर मैं सोचना चाहूँगा कि किस डायरेक्शन में जाऊँ। और ये जो डिमार्केशन है कि ये कमर्शियल है, ये वो अलग एक रास्ता है। तो मैं अभी इस वक्त जैसे लिख रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मैं इससे संतुष्ट रहूँ, मेरी इंटेग्रिटी इससे बरकरार है, और मैं कभी
खलन न दूँ इसको किसी कमर्शियल अटेंशन से या किसी और चीज़ से। मैं बड़ी ऑनेस्टी से लिखना चाहता हूँ, उसके बाद मैं सोचना चाहूँगा कि इसको कैसे ले जाऊँ। और मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि मैं ये फिल्म किसी स्टार से बनाऊँ, मैं किसी इंडी फॉर्मेट में बनाऊँ या जो भी बनाऊँ। और बिल्कुल आखिर में आप हमको बताइए, ये मौका है कि जब आप अपने ही काम की तारीफ़ें, किन किन क्वार्टर से कैसी कैसी बातें सामने आई जो आपको बहुत आत्मविश्वास देती हैं, अपने काम में भरोसा देती हैं, ख़ास तौर पर अपनी फिल्म बिरादरी से? देखिए, फिल्म बिरादरी की जो हमारी स्क्रीनिंग्स हुई हैं उसमें सबसे अचंभा मुझे ये होता है जब लोग बाहर आते हैं वो कुछ नहीं बोल पाते हैं, वो इतने शांत हो जाते हैं कि वो कुछ कह ही नहीं पाते। जैसे शबाना जी बहुत देर हाथ पकड़ के रही, जावेद अख्तर जी बहुत देर हाथ पकड़ के रहे और वो कह नहीं पा रहे थे बहुत देर। फिर उन्होंने कहा कि देखो ये सिनेमा, हमारी हिंदी सिनेमा का एक माइलस्टोन है, एक इतिहास है जो आप इतनी संजीदगी से कहानियाँ कह पा रहे हो। अब वो मुझे कहना बड़ा अच्छा नहीं लगता है क्योंकि मतलब मैं अपने मुंह में मट्ठू नहीं बनना चाहता हूँ, मुझे बहुत अजीब सा लगता है। लेकिन जो लोगों की जो, क्योंकि इंडस्ट्री के साथ ही क्यों कहीं और बाहर भी देखें, लोगों ट्विटर पे फेसबुक पे देखता हूँ, लोगों के पर्सनल कैथारसिस इस फिल्म से हो रहा है, वो मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग या बहुत ज़्यादा छू रहा है। कि जैसे अभी नताशा बदवार जी ने लिखा है कि वो फिल्म देखने गई और वो पूरे क्रेडिट तक रुकी नहीं क्योंकि उनको मन भर के रोना था। वो पूरा देर बहुत देर मन भर के रोई, फिर उनको एक खुशी महसूस हुई। क्योंकि इस फिल्म में रोते भी हैं, खुश भी होते हैं। और सबसे अच्छी व्याख्या एक मैं उनका नाम नहीं बता सकता हूँ, उन्होंने की थी, इंडस्ट्री के एक पर्सन हैं। उन्होंने कहा कि फिल्म के बाद ऐसा लगा कि मैं बहुत दिन से भटक रहा था और एकदम से शायद मैं ठंडे गंगा के पानी में नहाया और धूप में अपने आप को सेक रहा हूँ, वो वाली फीलिंग आई थी। तो वो मुझे सबसे बहुत अच्छा लगता है कि लोग ऐसे जब बताते हैं। आमिर खान जी ने भी बताया कि उनको कैसे फिल्म पसंद आई। उन्होंने बोला कि जितनी तुम में ऑनेस्टी है इस कहानी में है, आई थिंक उनको बहुत टाइम लगेगा ऐसी फिल्में बनाने में। तो सबसे प्यार पाके आपको मैं सच बताऊं तो मुझे भागने का मन करता है। मैं नहीं झेल पा रहा, मतलब नहीं झेलना बहुत अजीब शब्द है, लेकिन मैं नहीं ले पा रहा हूँ इतना सारा प्रेज, इतना सारा वो, क्योंकि मुझे अपने ज़मीन से जुड़े रहना है, मुझे वो खोना नहीं है। तो मैं ये नहीं चाहता कि ये सारी चीज़ें, ये सारा प्रेज़ में मुझे हावी कर जाए, और मुझे डरता हूँ कि मैं हावी हो जाए, इसलिए मैं सब चीज़ से भाग रहा हूँ। तो मैं अभी कुछ दिन 10 दिन बाहर रह रहा हूँ ताकि शायद मैं इन सब चीज़ों को भूल जाऊँ और वापस से किसी स्टोरी पे जाना चाहता हूँ ताकि आपको ये प्रेज़ आपको हावी ना करे। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज, आपने हमारे लिए इतना वक्त दिया। बहुत मुझे बहुत मज़ा आया, आपके शो पे इतने दिग्गज लोग आते हैं, आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपसे साथ बातचीत कर सकूं। क्यों, आप हमारे लिए तो बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही विशेष हैं, क्योंकि कहानी को कहने का एक बिल्कुल नया मुहावरा और एक नई संवेदना आपने हमको दी है। हम आपके भविष्य की, उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। ये थे युवा फिल्मकार नीरज घेवन। कुछ कहना चाहते हो प्रोग्राम के बारे में तो हमें लिखिए feedback.rstv@gmail.com पर।